गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज चल रहा था स्ट्रक्चर एनालिसिस का, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का क्वेश्चन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट पॉइंट ऑफ ए सिंपल बीम ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ यूडीएल of the length shorter than the span in the direction left to right would occur after the load had just crossed the section. So the maximum bending moment at left corner simply maximum bending moment at the left quarter point। जैसे हमारे पास कोई ये स्पान है, मान के चलते हैं ये स्पान है, ठीक है। इसका L/4 लेफ्ट कॉर्नर L/4, ये कितनी होगी 3L/4। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो बेंडिंग मोमेंट का ILD जनरली क्या होता है, ट्रायंगल बन जाता है। ये हो गया। और हमारा जो यूडीएल है वो शॉर्टर देन है स्पान का। यूडीएल है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यूडीएल है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, मतलब यूडीएल ऐसा होगा। तो L/4 3L/4 मान के चलते हैं। यूडीएल की टोटल लेंथ कितनी है, जैसे हमारे पास ये यूडीएल है, इसकी लेंथ टोटल कितनी है, L1 है। तो हमें ये बताना है वुड अगर आफ्टर द लोड हैड जस्ट क्रॉस द सेक्शन, मतलब हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इससे कितना दूरी ये पार हुआ, मतलब ये अपना हेड है, ये टेल है, हेड इससे कितना आगे निकल गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तब हमें इसको बताना है। जैसा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये अगर स्पान है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का एल डी है, तब क्या हो जाता है, ये ए बी बाई एल हो जाएगा। ये मान के चलते हैं ए इक्वल टू बी, तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए बी बाई एल हो जाएगा। तब हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल L1 है। मान के चलते हैं जो ये इस पॉइंट से यहाँ की लेंथ कितनी है, x है, और इधर कितनी है, L1 माइनस एक्स है। तब सॉल्व करते हैं इसको। x बाई L/4 इक्वल टू L1 माइनस एक्स बाई 3L/4। L/4 कट गया, कितना बचा हमारे पास, 3x इक्वल टू L1 माइनस एक्स। तो L1 कितना हो गया, टोटल 4x है, हमारा L1 कितना हो गया, टोटल 4x है। तो L1 माइनस एक्स कितना हो गया, 3L/4 कट गया, x L/4 L1 x माइनस 4। तो हमारा L1 का वैल्यू कितना आ गया, 4x आ गया। L1 टोटल लेंथ कितनी आ गई, 4 1। तो L1 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, L1 माइनस एक्स 4x माइनस एक्स कितनी हो गई, 3x। तो 3/4 ऑफ द लेफ्ट लेंथ, जैसे हमारा ये वाली लेंथ कितनी होगी, 3x पार हो गई, और ये कितनी है, x। तो कितनी हो पार हो गई हमारा, टोटल लेंथ में से 3/4 ऑफ द लेंथ, तो 3x पार हो गई, टोटल x है, 3/4 ऑफ द लेंथ पार हो गई है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। जैसे ये हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। When a load cross a through trap type truss in the direction left to right, the nature of the force in the diagonal member left half of the span will be। अब देखो
इसमें सॉल्व करने से बहुत लंबा टाइम जाएगा, तो इसमें हम कुछ देख ही लेते हैं थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा स्पान है। हमारा ट्रस कैसे बनेगा? ट्राइंगल को आपस में कनेक्ट करके। ये मान के चलो हमारा ट्रस है। इसमें क्या बोला? डायगोनल मेंबर। ये क्या पूछ रहा है? डायगोनल मेंबर पे जो आईएलडी बनेगी वो कैसे चेंज होगी? तो हम इसमें डायगोनल मेंबर, इसमें कौन सा हमारा डायगोनल मेंबर? ये वाली है। तो हमने सेक्शन काट दिया ये। हमें इस पॉइंट को निकालना है। ये अपर कॉर्ड मेंबर है। ये क्या है अपना? लोअर कॉर्ड मेंबर। ये अपना डायगोनल मेंबर। अगर डायगोनल मेंबर है तो हमारा आईएलडी कैसे बनता है देख लेते हैं। इस मेंबर पे है तो ये ऐसा बनता है। ये मान के चलो ये कॉम्प्रेशन है, ये टेंशन है। तो हमारा चेंज कैसे हो रहा है? हम कॉम्प्रेशन टू टेंशन। लेकिन अगर टॉप मेंबर है, तो जैसे हम इस टॉप मेंबर की बात करते हैं, तो टॉप मेंबर में क्या होता है? लोड तो डायरेक्ट ऊपर पे आती है। जैसे ये लोड है, डायरेक्ट ऊपर ऊपर पे आ रही है टॉप मेंबर के। टॉप मेंबर ऊपर मैटर मतलब टॉप मेंबर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन पे आएगा। मान के चलो कंप्रेशन को मैं नीचे दे रहा हूँ, तो इसका आईएलडी ऐसे बनेगा। और नीचे क्या रहेगा? टेंशन पे आएगा। तो टेंशन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा टेंशन टी। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेंज फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन। देखो इसमें आईएलडी, सीधा आईएलडी से पूछा है। फॉर अ बीम सो इन गिवन फिगर 1 an influence line diagram in figure 2, this referred to। जैसे हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम दिया हुआ है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सीधा एक्स एक्स में निकाला है सेक्शन पे। तो इसको देख के हमारा सीधा डायग्राम कैसा दिख रहा है? शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स वन। क्योंकि शियर फोर्स जहां पर भी निकालनी रहती है, जैसे हमारा कोई स्पान है ये, तो शियर फोर्स हमें यहाँ निकालनी है इस एक्स एक्स पे। तो शियर फोर्स सीधा निकालनी है, तो इसका एलडी कैसे बन जाता है? ऐसे बन जाता है। तो सेम इसका आंसर क्या हो जाएगा? शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट बीम वन विथ लिस्ट टू इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट निकालना है हम लोग को। तो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है वहाँ और वहाँ पर क्या हो? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या हो जाता है? थीटा डिग्री से ऑर्डिनेट चेंज होती है। वहाँ पर थीटा डिग्री ऑर्डिनेट बन जाती है थीटा डिग्री पे। तो जैसे हमारा ये है, ये क्या हमारा फिक्स बीम है। अगर हमें इस पॉइंट पे लेना है तो यहाँ थीटा डिग्री हमें ओरिएंट करना पड़ेगा। तो यहाँ थीटा डिग्री ओरिएंट करना पड़ेगा, तो इसका आईएलडी कैसे बन जाएगा? सीधा ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब देखो L/4 पे निकालना है, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट मतलब हम क्या जानते हैं? यहाँ डिग्री ऑर्डिनेट हो जाएगा थीटा डिग्री। तो बेंडिंग मोमेंट, अब देखो ये ऐसा है तो L/4 पे ये दिख रही है। अब देखो यहाँ पर थीटा डिग्री ऑर्डिनेट हुआ, थीटा थीटा दोनों को मिला के थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू वन। थर्ड यहाँ पर है मिड स्पान पे, मिड स्पान का भी वैसे ही हो जाएगा। ये थीटा वन, ये थीटा टू, कितना हो जाएगा? थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू वन। जैसे हमें यहाँ निकालना है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री हो जाएगा। तो इसका ये, इसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा L/4। और एक क्या बच गया? 3L/16। एक दो तीन चार। अब इसका तो मिल गया हमें ये, इसका मिल गया ये, इसका मिल गया ये। डी का आंसर कौन सा होगा? तो
ये क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो सकता है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलते इसको स्टार देके चलते हैं। For a given figure, show a beam with its influence line for shear force bending moment at section 1-1। जैसे हमारा सेक्शन 1 पर जैसे shear force कैलकुलेशन करते हैं हम, जैसे shear force कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या निकाल द वैल्यू ऑफ shear force at bending moment at section 1 ड्यू टू कंसंट्रेशन लोड कितनी दिया है 20 किलोन्यूटन एट मिड स्पान विल बी 20 किलोन्यूटन कहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ shear force and bending moment at section 1 ड्यू टू कंसंट्रेशन लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन एट पहले से मिड स्पान। जैसे मिड स्पान पे है तो हमारा लोड कहाँ पर है, यहाँ पर लोड है, ठीक है। यहाँ पर लोड है मतलब ये ऑर्डिनेट होगा। अब जैसे अपना सब कोऑर्डिनेट दे दिया है, इसका ऑर्डिनेट कितना दे दिया है 0.75, इसका ऑर्डिनेट कितना दिया 0.25, इसका ऑर्डिनेट कितना दे दिया है 2.25। तो हमें ये वाला ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा 20 किलोमीटर का है तो लोड इंटू ऑर्डिनेट, लोड इंटू ऑर्डिनेट करना है तो लोड कितना है 20 किलोमीटर, इसका ऑर्डिनेट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 0.75। जैसे शेयर फोर्स का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इस साइड, फिर बेंडिंग मोमेंट की सेट कर लेंगे। जैसे शेयर फोर्स कितना हो जाएगा 0.75 0.75 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू, इस ऑर्डिनेट को हम y लेके चलते हैं, y डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.75 इंटू 2/3, 0.75 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3। अब 0.75 इंटू 2 1.5 डिवाइडेड बाई 3 0.5, तो y का ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। y ऑर्डिनेट कितना हो गया 0.5। तो इसके लिए कितना हो जाएगा लोड इंटू ऑर्डिनेट, तो हमारे पास लोड कितनी थी 20 किलो न्यूटन, ऑर्डिनेट कितनी आ गई 0.5, तो कितना आ जाएगा ये 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन आ गया। और 10 किलो न्यूटन आ गया तो 10 किलो न्यूटन किस में है शियर फोर्स में, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स में 10 किलो न्यूटन ये दिख रहा है। देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट का चेक कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट का चेक कर लेंगे सेम वैसे ही लोड बाई ऑर्डिनेट, लोड इंटू ऑर्डिनेट करके। अब देखते हैं लोड कितनी है, हमारा 20 किलो ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इसका ऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ 2.25 है, 2.25 है, 2.25 डिवाइडेड बाई कितना 9 इक्वल टू y1 लेके चलते हैं इसका 6, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेटर 2.25 मतलब कितना हो जाएगा 4.5 बाई 3।
कैलकुलेटर कहाँ गया? 2.25 2.25 2.25 into 2 4.5 divided by 3 4.5 divided by 3 is equal to 1.5. Load into ordinate, okay? 20 into 1.5 30 किलोमीटर। आंसर आ गया डी। और सेम देखते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इस क्वेश्चन का। अ बीम विथ कैंटिलीवर एंड, जैसे हमारे ये बीम है, ये कैंटिलीवर एंड शो कर रहा है। Which of the following diagram represent influence line diagram for shear force at section just right of support है? हम कहीं पर भी क्या जानते हैं, अगर इस सेक्शन पे shear force निकालना है तो ये हमारा shear force का है, और यहाँ कोऑर्डिनेट a by l b by l, तो ये दोनों ऑर्डिनेट आपस में मिला के कितना हो जाते हैं, 1 का ऑर्डिनेट बनाते हैं टोटल ऑर्डिनेट। तब हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 तो है, तो एक जस्ट राइट पे मान के चलो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर ऑर्डिनेट हमें कितना निकालना है, 1 निकालना है शेयर फोर्स का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 निकालना है, तो ये मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन बी इज शोइंग फिगर 1। हमें कहाँ पर निकालना है शेयर फोर्स, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन बी। रिएक्शन डी मतलब 1 ऑर्डिनेट हो जाएगा, 1 ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान के रिएक्शन हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऐसा हो जाता है, इस पॉइंट पे निकालना है तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऐसे हो जाता है। अगर हमें कहाँ पर निकालना है, रिएक्शन बी पे निकालना है, तो रिएक्शन बी कौन सा है, ये रिएक्शन बी में 1 ऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लो इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज क्या करता है, रोटेशन अलाउ करता है। इंटरनल हिंज क्या अलाउ करता है, रोटेशन अलाउ कर जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जैसे बी पर तो हमें 1 ऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पर 1 ऑर्डिनेट है, 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 चारों में है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर ई पर क्या है, इंटरनल हिंज है, और एफ पे और इंटरनल हिंज है, तो 1 ऑर्डिनेट गया, ये गया ऊपर गया ये, फिर यहाँ पे क्या रोटेशन हुआ, फिर ये गया, फिर ये गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। जैसे ये क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन आया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द मेंबर डी जी। जैसे डी जी कौन सा मेंबर है, ये वाली अपना वर्टिकल मेंबर है, तो इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमें देखना पड़ेगा कौन सा होगा। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखने के लिए हमारे क्या हो जाएगा, सीधा क्या है, हमें लोड ऑर्डिनेट करना है। अगर हमारे पास लोड यहाँ पर ऐसा आता है, तो सारा लोड ये मेंबर ले लेगा, इधर का कोई काम नहीं होगा, इधर का मेंबर कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सारा लोड तो यही आपस में कंसिडर कर लेंगे। तो इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्टनर्स का। अगर हमें इंक्लाइंड का पूछता है, जैसे ये क्या होता है हमारा, इंक्लाइंड मेंबर का होता है, अगर इंक्लाइंड मेंबर पूछता तो हमारा ऐसा डायग्राम बनता है। और ये किसका हो जाएगा, डी जी मेंबर का, ये किसका हो जाएगा, डी जी मेंबर का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। Which of the following is the correct in respect of the influence line for bending moment at 1/4 of the span and left support of a prismatic beam support at end? Straight line only, it compose on curve line only, it compose on straight and curve line, parabolic. Which of the influence line is correct in respect of influence line of bending moment at 1/4 of the span? अगर बेंडिंग मोमेंट क्या है अपना, सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब डिटर्मिनेट बीम है, डिटर्मिनेट बीम का हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है।
इट इज कंपोज्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। तो हम सीधा जानते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्वेश्चन तो हम देख ही चुके हैं इसका। सिंपली सपोर्टेड है 1/4, तो ये है तो हमारा इन्फ्लुएंस डायग्राम में बनता है, मतलब ये क्या बन रहा है, लीनियर ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट का क्या हो जाता है, ए बी बाई एल। ये वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी देख लिए तुरंत, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर हमें कहीं पर भी बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो 1 डिग्री रोटेशन चाहिए रहता है हमें। क्या चाहिए रहता है हमें, 1 डिग्री रोटेशन चाहिए रहता है। ये पेन को क्या हो गया, ठीक है फ्रेंड। आज यहीं पे देखते हैं हम, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।